नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दिस इज सौभाग्य एंड वेलकम बैक टू लेमन्स कॉमर्स। ये हमारा तीसरा वीडियो अकाउंटिंग इक्वेशन की जो हमारी सीरीज चल रही है। ओके इस वीडियो में एक और क्वेश्चन देखेंगे हम, और ये हमारा लास्ट वीडियो रहने वाला है बिकॉज बहुत लेंदी होते जा रहा है। हाँ, हमारे नोट्स में और एडिशनल एक दो क्वेश्चन हमने डाल करके रखे हुए हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन करने हैं, आप प्लीज़ उसको प्रैक्टिस करिए। वी वुड सजेस्ट कि आप प्रैक्टिस करिए, आपका अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, उस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिया है, बेझिझक आप हमें मैसेज कर सकते हैं और आप हमें पूछ सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड या इस सीरीज़ में जो भी हमारे नोट वीडियोज़ हैं उससे रिलेटेड कोई भी नोट्स, आपको जो भी नोट्स हैं वो अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाइए और जाकर के वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। एंड प्लीज़ ज्वाइन करिएगा उस चैनल को, ओके बिकॉज उस पर अपडेट्स आते रहेंगे। अगर हो सकता है आपकी ज़रूरत का या आपके इंपॉर्टेंस का कोई टॉपिक है तो आप उससे रिलेटेड नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करते हैं। ओके नाउ लेट्स सी व्हाट डज दिस से। पहला फर्स्ट इलस्ट्रेशन लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। क्या कह रहा है कि फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस में हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है वो ट्रू होल्ड कर रहा है। थोड़ा जल्दी जाएंगे हम इस वीडियो में। उदित ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने से, 5 लाख रुपीज़ वो बिजनेस में कैश लेकर के आया, और गुड्स लेकर के आया वो बिजनेस में कितने का, 1 लाख रुपए का। ओके नाउ इफ आई एम द बिजनेस, उदित बिजनेस में क्या लेकर के आया, 5 लाख रुपीज़ कैश ला रहा है और 1 लाख रुपीज़ का स्टॉक लेकर के आ रहा है। नाउ मैं क्या हूँ, मैं एक व्हीकल हूँ जिसके ऊपर उदित बैठ के चल रहा है। ठीक है, तो जिस दिन ये व्हीकल ख़राब हो जाएगी, इस व्हीकल में जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उदित ने, उदित क्या करेगा कि वो इन्वेस्टमेंट उठा करके बाहर ले जाएगा। तो बिजनेस के ऊपर क्या हो गया, उधार हो गया उदित का। बिजनेस के ऊपर क्या होगा, उधार हो गया उदित का। दैट मीन्स कि जब भी बिजनेस बंद होगा वो पैसा और वो जो राइट्स हैं बिजनेस में उठा करके ले जाएगा उदित। ठीक है, बिजनेस में उदित कौन है, बिजनेस का ओनर है। बिजनेस में जो बिजनेस का ओनर है उसके राइट जो है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, ओनर का कैपिटल रिप्रेजेंट करता है। सो अगर उदित 5 लाख कैश लेकर के आया और 1 लाख रुपए के गुड्स लेकर के आया, तो उदित का बिजनेस में राइट हो गया। कितने से राइट हो गया, 6 लाख रुपीज से राइट हो गया। और उदित का राइट बिजनेस में उसका कैपिटल रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। और एट द सेम टाइम बिजनेस में क्या हुआ, एसेट्स हमारे बढ़ गए। एसेट्स क्या होते हैं, वो रिसोर्सेज, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो रिसोर्सेज जिनको इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हमारे एसेट्स कहते हैं उसमें। और कैश स्टॉक हमारे रिसोर्सेज का एक पार्ट होता है। तो क्या होगा, हमारा रिसोर्सेज बढ़ जाएगा उतने से, और जो उदित है उदित उसका राइट बढ़ जाएगा बिजनेस में उतने से। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हर ट्रांजैक्शन का कम से कम 2 इफेक्ट होता है, 2 से ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, लेकिन किसी भी ट्रांजैक्शन का 2 से कम इफेक्ट नहीं होगा। आइए देखते हैं क्या होता है। इस ट्रांजैक्शन को देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरीके से हम नोट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास एसेट्स में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा, और दूसरा चीज़ क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, एट द सेम टाइम ये हमारा कैपिटल है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है हमेशा, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू द लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, आइए फर्स्ट ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखते हैं। उदित ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में वो क्या लेकर के आया, 5 लाख रुपीज़ कैश लेकर के आया। तो पहले ट्रांजैक्शन में हमारा 5 लाख कैश बढ़ गया। ओके अब एट द सेम टाइम इस 5 लाख रुपीज़ से उदित का जो राइट है बिजनेस में वो बढ़ गया। उस राइट को बिजनेस में क्या रिप्रेजेंट करता है, उदित का कैपिटल रिप्रेजेंट करता है बिजनेस में। ओके दूसरी चीज, उदित क्या लेकर के आया बिजनेस में, उदित बिजनेस में स्टॉक लेकर के आया। कितने का लेकर के आया, 1 लाख रुपए का स्टॉक लेकर के आया वो बिजनेस में। ओके तो यहाँ पे 1 लाख रुपए से जो स्टॉक है वो बिजनेस का बढ़ जाएगा। ये क्या है, हमारा एसेट है, ये बढ़ गया। और इस स्टॉक के बदले उदित का फिर से राइट बढ़ जाएगा बिजनेस में, कितने से, 1 लाख रुपए से। दैट मीन्स जब भी बिजनेस बंद होगा उदित क्या बोलेगा, जो 6 लाख रुपए दिए थे पहले मुझे वापस करो, तभी मैं जाऊंगा यहाँ से। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर। ठीक है, मैं ये इस तरीके से पढ़ा हूं कि आपका बेस बिल्ड हो चुका है। अगर बेस बिल्ड करना है फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन में बाकी दोनों वीडियो, जो हमारा पहला और दूसरा वीडियो है उसका लिंक दिया हुआ है। प्लीज़ आप जा करके पहले उन वीडियोज़ को देखिए, तो ये वीडियो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर। ट्रांजैक्शन बी क्या कह रहा है, हमने एक बिल्डिंग खरीदी। ट्रांजैक्शन बी क्या कह रहा है कि हमने एक बिल्डिंग खरीदी फॉर रुपीज़ 2 लाख कैश पे करके, 2 लाख कैश पे करके। ओके लेट्स सी व्हाट डज ट्रांजैक्शन बी से। द ट्रांजैक्शन बी से हमने एक बिल्डिंग खरीदी। तो बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग मेरा एसेट है, उस बिल्डिंग को इस्तेमाल करके हम बिजनेस करेंगे। ठीक है, अब बिल्डिंग तो ओनर लेके आया नहीं है कि कैपिटल इफेक्ट होगा, जो बिजनेस ने वो बिल्डिंग खरीदी है। ठीक है, तो एक पहले एसेट क्रिएट कर लेते हैं, किस नाम से, बिल्डिंग के नाम से।
बिल्डिंग के नाम से एक एसेट हमने क्रिएट कर लिया। बिल्डिंग कितने की खरीदी हमने? बिल्डिंग हमने 2 लाख रुपए की खरीदी। ओके, सो यहाँ पे जो हमारी बिल्डिंग है वो 2 लाख रुपए से बढ़ जाएगी। अब बिल्डिंग एक एसेट आया हमारे पास, तो इस एसेट को खरीदने के लिए हमको कोई ना कोई दूसरा रिसोर्स पे करना पड़ेगा। एक रिसोर्स मैं ले रहा हूँ तो उस रिसोर्स को खरीदने के लिए मुझे दूसरा रिसोर्स पे करना पड़ेगा। या तो ये हो सकता है कि उस बिल्डिंग को मैं उधार पे खरीदूंगा, बाद में मुझे कुछ ना कुछ उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं बिल्डिंग कैसे खरीद रहा हूँ? कैश में खरीद रहा हूँ। 2 लाख की बिल्डिंग आई, उसके बदले मैंने बिल्डिंग के लिए क्या किया? 2 लाख रुपए कैश पे कर दिया। तो जो मेरा कैश है वो 2 लाख रुपए से यहाँ पे कम हो गया। ओके, हर ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट, 2 से ज़्यादा हो सकता है, 2 से कम नहीं हो सकता है। आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? परचेज गुड्स फ्रॉम हिमानी फॉर ₹50,000। ठीक है, हमने हिमानी से गुड्स खरीदे। कितने के गुड्स खरीदे? ₹50,000 के गुड्स खरीदे। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। सी, हमने हिमानी से गुड्स खरीदे। अब 11th या 12th में जब भी हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस दिए रहेंगे, अगर उसमें ये मेंशन्ड नहीं है कि वो ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम ये मान करके चलेंगे कि वो ट्रांजैक्शन उधार में हुआ है। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा एजम्पशन है जो हर चैप्टर में, हर क्वेश्चन में, हर ट्रांजैक्शन में हम फॉलो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमने गुड्स परचेज किया है किससे? हिमानी से। ये नहीं बताया कि हमने कैश में खरीदा है कि नहीं, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमने जो गुड्स खरीदे हिमानी से वो उधार में खरीदे। ओके, कितने के गुड्स खरीदे हैं? 50,000 के। तो जब मैंने गुड्स खरीदे हिमानी से 50,000 के, तो मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा क्योंकि गुड्स आ गया मेरे पास। कितने का गुड्स आ गया? 50,000 का गुड्स आ गया सर। अच्छा, ठीक है। तो हिमानी से हमने जो गुड्स खरीदे उसके लिए हमने हिमानी को तो कुछ पे किया नहीं है। यस सर, हिमानी को तो कुछ नहीं पे किया है। तो हिमानी को कुछ पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सर, पे तो करना पड़ेगा, बिकॉज हमने उधार में खरीदा है। तो कल पे करेंगे या परसों पे करेंगे या 1 महीने बाद पे करेंगे। जो भी हमारा टर्म होगा हिमानी के साथ, जिस भी टर्म पे हमने बात किया होगा कि ठीक है मैं 1 महीने बाद तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, वो हमारा क्रेडिट टर्म्स है। तो हमारे ऊपर आज क्या हो गया? वो गुड्स के बदले उधार हो गया। हिमानी ने हमें उधार पे सामान बेचा है। तो जो हमारी लाइबिलिटीज हैं, उधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज बोलते हैं। सो आवर लाइबिलिटीज विल इंक्रीज बाय ₹50,000। ओके, हमारा जो उधार है, हमारे ऊपर जो उधार है वो 50,000 रुपए से बढ़ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर। हर ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट, 2 से ज़्यादा हो सकता है बट 2 से कम नहीं होगा। आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? डी, हमने आशु को गुड्स बेचे, सोल्ड गुड्स टू आशु फॉर ₹36,000 विच कॉस्ट अस ₹25,000। मतलब कि 25,000 का जो सामान था वो हमने आशु को ₹36,000 में बेच दिया। अच्छा, तो सामान हमने खरीदा था 25 में, हमने बेच दिया 36 में। अच्छा, तो प्रॉफिट हो गया तब तो हमको कितने का प्रॉफिट हो गया? ₹11,000 का प्रॉफिट हो गया। 25 का सामान खरीदा जिसको 36 में हमने बेच दिया, तो हमको ₹11,000 का प्रॉफिट हो गया। अब ये नहीं दिया हुआ है कि ये सामान हमने आशु को कैश में बेचा है कि नहीं, सिर्फ आशु का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हम क्या अज्यूम करके चलेंगे कि जो गुड्स हमने आशु को बेचे हैं वो हमने कैसे बेचे हैं? उधार में बेचे हुए हैं। ओके, आइए इसका इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, आते हैं ट्रांजैक्शन नंबर डी के ऊपर। ट्रांजैक्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि हमने 25,000 का सामान बेचा। तो यहाँ से कितना कम करेंगे सर? स्टॉक में से सामान बेचेंगे तो स्टॉक तो कम हो जाएगा ना सर। हाँ सर, तो स्टॉक कितने से कम करेंगे सर? 36,000 से कम करेंगे। 36,000 से सर नहीं, 36,000 से नहीं कम करेंगे। बेचा 36 में है लेकिन स्टॉक गया कितने का है? 25,000 का स्टॉक गया है। ओके, तो 25 का स्टॉक हमने बेच दिया 36,000 रुपीज़ में, तो हमको तो फ़ायदा हो गया कितने का? 11,000 का। अब ये फ़ायदा किसका है? बिजनेस, मैंने क्या बोला है पीछे के क्वेश्चन और वीडियोज़ में भी, बिजनेस इज़ अ व्हीकल। बिजनेस क्या है? बस एक जरिया है। ठीक है, बिजनेस एक व्हीकल है जिसके ऊपर बैठ के ओनर चल रहा है। ठीक है, और बिजनेस ओनर कर रहा है किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉफिट होता है किसका? ओनर का। बिजनेस में कोई भी घाटा होता है किसका? ओनर का। बिजनेस में कोई भी खर्चा होता है किसका? ओनर का। हमारा कुछ नहीं है, हम तो भाई सिर्फ माध्यम है। ठीक है, सो हम अकाउंटिंग किसके पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं? बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। तो बिजनेस ने 25,000 का सामान 36,000 रुपीज़ में बेच दिया, तो उस केस में प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट किसका है? ओनर का। ओनर को बिजनेस में कौन रिप्रेजेंट करता है? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कैपिटल रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 25 का सामान 36 में बेच दिया तो हमारा ओनर का कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा?
11,000 से, ठीक है। ओनर आके बोलेगा कि 25 का सामान 36 में बेचा है, चलो 11,000 रुपये निकालो, है कि नहीं। अब जो हमने सामान बेचा है वो कैसे बेचा है, उधार में बेचा है, ठीक है। आशु को जो हमने सामान बेचा है, वी हैव सोल्ड इट ऑन क्रेडिट, ओके, वी हैवंट रिसीव्ड एनी कैश फॉर दैट, ओके। तो इस केस में हमारा जो यहाँ पे डेप्टर्स होता है, डेप्टर्स क्या होते हैं, डेप्टर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने उधार में सामान बेचा है। डेप्टर्स कौन लोग होते हैं, जिनको हमने उधार में सामान बेचा है और जिनसे हमको कोई कैश रिसीव करना है, ठीक है। आने वाले समय में वो हमको पेमेंट करेगा। तो इस केस में हमारा जो डेप्टर्स है वो बढ़ जाएगा। अब आशु से कितना कैश लेना है हमको, 36,000 रुपीज़ लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो डेप्टर्स है वो बढ़ जाएगा, राइट आ जाएगा हमारे पास पैसा रिसीव करने का, कितना, 36,000 रुपीज़ का राइट आ जाएगा, ओके। एक बार और इसको दोबारा से जल्दी से देख लेते हैं। 25 का सामान 36 में बेचा, तो 25,000 से स्टॉक कम हो गया, हमको पैसा रिसीव करना है बिकॉज उधार में बेचा, तो डेप्टर्स हमारा बढ़ गया 36,000। हमने 25 का सामान 36 में बेचा तो 11,000 प्रॉफिट का हो गया। प्रॉफिट, लॉस और ऑल एक्सपेंसेस किसके होते हैं, ओनर के होते हैं। तो कहाँ जाएगा, कैपिटल में से ऐड या माइनस होगा। सिंस प्रॉफिट में बेचा है तो 11,000 रुपये कैपिटल में ऐड हो गया, ओके। आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर। ई क्या कह रहा है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹3,000, ठीक है। लिखते हैं पहले इसको, डी के बाद ई। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया क्या, 3,000 रुपीज़। अभी हमने ऊपर देखा था क्या कि सारा प्रॉफिट किसका होता है, ओनर का, सारा घाटा किसका होता है, ओनर का। तो खर्चा भी किसका होगा, ओनर का ही होगा। खर्चा जब होता है तो क्या होता है, खर्चे से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, ठीक है। कमाया हमने 10,000 रुपये, प्रॉफिट हुआ हमको 10,000 रुपये। अब इस प्रॉफिट को कमाने के लिए अलग अलग टाइप के खर्चे होते हैं बिजनेस में जो हम करते हैं। तो यहाँ पे हम इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, हो सकता है हमने स्टॉक का इंश्योरेंस कराया होगा, हो सकता है हमने कोई बिजनेस प्रमाइसेस होंगे मेरे जहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है हमने उसका इंश्योरेंस कराया होगा कि कहीं कोई गलती से आग ना लग जाए या फिर कहीं कोई चोरी ना हो जाए, उसके लिए मैं इंश्योरेंस कराते हैं। तो इंश्योरेंस एक खर्चा है। तो जब ओनर के कैपिटल में हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो खर्चा भी हम ओनर के कैपिटल में से माइनस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे कर रहे हैं कितना, 3,000 रुपीज़। अब 3,000 रुपीज़ हम कैश में अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो कैश है वो कम हो जाएगा। कितने से कम हो जाएगा, 3,000 रुपीज़, बिकॉज मैंने ऐसे बिजनेस ऐसे 3,000 रुपीज़ निकाला और ये इंश्योरेंस कंपनी को पे कर दिया, ठीक है। ओनर का कैपिटल कम हो जाएगा बिकॉज बिजनेस ने खर्चा किया है ओनर के लिए, ठीक है। तो उस केस में ओनर का जो कैपिटल है वो कम हो गया। कितने से कम हो गया, 3,000 रुपीज़ से कम हो गया। आई होप आपको ये ट्रांजेक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। एफ, रेंट आउटस्टैंडिंग इज ₹5,000। रेंट आउटस्टैंडिंग इज ₹5,000। एफ, व्हाट डज इट से, द रेंट इज आउटस्टैंडिंग, मतलब हमको किराया पे करना होगा। हो सकता है हमने दुकान किराए पे ली होगी, ओके, तो हमको उसको पे करना था हर महीने। सपोज करते हैं हम यहाँ की उसको 5,000 रुपीज़ पे करते हैं। अब मार्च, अब हमने क्या देखा था कि जो ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर जिसके हिसाब से हम अकाउंटिंग करते हैं वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है, ओके। अब 31 मार्च को सामने वाला बंदा मेरे पास किराया मांगने के लिए आया बिजनेस के पास, तो बिजनेस ने बोल दिया कि यार अभी तो पैसे का क्रंच है, पैसा है नहीं हमारे पास, तुम अगले महीने आना। तो हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था जिसको मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, एक और कॉन्सेप्ट देखा था जिसको हमने कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट से एक कंक्लूजन ये निकलता है कि खर्चा हम भले पे अगले साल करेंगे, भले हम पे उसको अगले साल करेंगे, लेकिन अगर खर्चा इस साल का है, आज के साल का है, तो वो खर्चा रिकॉर्ड आज ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। सो वो मेरे पास आया पैसा मांगने के लिए, मैंने बोला यार पैसा तो है नहीं, तुम अगले महीने आना, मार्च वाला पैसा तुम अप्रैल में आकर के ले जाना, दोनों महीने का एक साथ दे देंगे। तो पे तो उसको हम अगले महीने कर रहे हैं मार्च का खर्चा, लेकिन क्या ये सही होगा कि उस खर्चे को हम अप्रैल में रिकॉर्ड करें? नहीं, हम अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। जब पेमेंट करने का ऑब्लिगेशन आ जाए या पेमेंट रिसीव करने का राइट आ जाए हमारे पास, तब हम अकाउंटिंग करते हैं उस चीज़ की, ना कि तब जब एक्चुअल पेमेंट हो रहा है या रिसीव हो रहा है। सो रेंट जो है हमारा 5,000 मार्च का हम पे करने वाले हैं अप्रैल में, लेकिन उसको हम रिकॉर्ड करेंगे मार्च में ही। अब हम उसको मार्च में ही अगर रिकॉर्ड करेंगे तो उस बंदे का तो उधार हो गया मेरे पास, उसको पे करना था लेकिन मैंने उसको पे किया नहीं, तो वो अगले महीने आएगा हमसे लेकर के जाएगा, तो हमारे ऊपर क्या हो गया, उधार हो गया रेंट का 5,000 रुपीज़, ओके। आइए इसको देखते हैं क्या इफेक्ट होगा इसका। रेंट क्या है, हमारा खर्चा है। जैसे इंश्योरेंस खर्चा है वैसे रेंट भी खर्चा है। तो अगर हम खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं तो खर्चा कहाँ से जाता है, खर्चा सर ओनर के कैपिटल में से कम होता है। ओह सही बात है, ओनर के कैपिटल में से कम होता है, तो चलो ओनर के कैपिटल में से यहाँ से हमने कम कर दिया। अब डुअल एस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट कहता है कि दूसरा इफेक्ट भी होगा इसका, तो
हमारे ऊपर उसका क्या हो गया, उधार हो गया, उसने हमें उधार दिया है, तो हमारे ऊपर उधार बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, 5000 रुपीज़ से। तो इस केस में जो हमारी लाइबिलिटी है दैट विल इंक्रीज बाय ₹5000। समझ में आया आपको? हमको रेंट पे करना था, हम नहीं पे कर पाए किसी भी कारण की वजह से, तो हमारे ऊपर उस बंदे का उधार हो गया, हम पे अगले महीने करेंगे लेकिन खर्चा इसी महीने रिकॉर्ड करेंगे उसका, ठीक है। तो हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो बढ़ गई 5000 रुपीज़ से, और जो हमारा कैपिटल है वो कम हो गया 5000 से। क्यों? क्योंकि वो बिज़नेस का खर्चा है, और सारा खर्चा और सारा इनकम किसका होता है, ओनर का। और ओनर को बिजनेस में कौन रिप्रेजेंट करता है, ओनर का कैपिटल रिप्रेजेंट करता है। ओके, आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं जी। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ₹8000, लेट्स रिकॉर्ड दिस जी, ठीक है। नाउ हमने बिल्डिंग खरीदी थी यहाँ पे कितने की, 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी थी हमने। अब फॉर एग्जांपल इस कैलकुलेटर को देखिए आप, ये कैलकुलेटर मान लीजिए मैंने 400 रुपये में ख़रीदा, आई एम यूजिंग इट सिंस अ लॉन्ग टाइम। अब क्या आज मैं मार्केट में जाऊंगा तो ये कैलकुलेटर 400 रुपीज़ में बिकेगा? नहीं सर, 400 रुपीज़ में नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि ओवर द टाइम मैंने इसको यूज़ किया है, ओवर द टाइम इसमें घसा हुआ है, इसकी वैल्यू कम हुई है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, इट इज़ अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेसेंस, अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। ऑब्सोलेसेंस मतलब टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाना, पैसेज ऑफ टाइम या यूज़ करने की वजह से। तो ये मैं एसेट, ये आज भी बहुत अच्छा चल रहा है कैलकुलेटर, बट मैंने इसको 400 में ख़रीदा, कल को क्या मैं इसको बेचने जाऊँगा तो ये 400 में बिकेगा? नहीं सर, नहीं बिकेगा। मेरा फ्रेंड आया, उसने बोला कि मैंने उससे पूछा कि यार ये कैलकुलेटर ले लेगा? तो बोला हाँ यार ये पुराना सा सड़ा हुआ कैलकुलेटर है, कितना चाहिए तेरे को? तो ले 50 रुपये। तो मैंने बोला अरे यार इतना अच्छा कैलकुलेटर है, 400 रुपीज़ का ख़रीदा था मैंने, बहुत अच्छा काम करता है यार, 300 तो बनता ही बनता है इसका। बोलता है क्या घटिया सा कैलकुलेटर है यार, पुराना हो गया है, 100 रुपये ले लो, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा मैं तेरे को। लास्ट में करते कराते बात आई 200 रुपये पे। सो 400 के कैलकुलेटर की वैल्यू घट के हो गई कितनी, 200 रुपये। वो जो 200 रुपये, 400 का 200 हो गया, तो वैल्यू कितने से डिक्रीज हो गई, 200 रुपये से डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो जो 200 इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जो घिसाव की वजह से, इस्तेमाल की वजह से एसेट की वैल्यू कम हुई है उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। एक पूरा चैप्टर है, इसके बारे में डिटेल में बाद में देखेंगे। तो डेप्रिसिएशन, जब वैल्यू, एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो क्या होता है, वो खर्चा होता है एक तरीके का, और जब वो खर्चा होगा तो वो कहाँ से जाएगा, ओनर के कैपिटल में से जाएगा, और एसेट की वैल्यू उतने से कम हो जाएगी। आइए इसको देखते हैं। डेप्रिसिएशन हुआ 8000 का, तो जो एसेट की वैल्यू है वो यहाँ पे कम हो गई। कितने से कम हो गई सर, 8000 से कम हो गई बच्चे। अच्छा, तो सर इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, सिंस डेप्रिसिएशन को हम ये मान के चल रहे हैं कि डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा है, तो खर्चा कहाँ जाता है, कैपिटल में जाता है, ठीक है। तो हम दूसरा इफेक्ट क्या करेंगे इसका, ओनर के कैपिटल में से 8000 कम कर देंगे। ओके, आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर। जी के बाद आता है, क्या आता है, जी के बाद एच आता है शायद, हाँ। तो एच में क्या कह रहा है कि कैश हमने विड्रॉ किया, कितने का, 20,000 रुपीज़। मतलब ओनर ने बिजनेस से कैश विड्रॉ कर लिया 20,000 रुपये का। नाउ बिजनेस में ओनर ने लगाए थे 5 लाख, बहुत सारा प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, तो कर करके ओनर का पैसा बचा था बिजनेस में 6 लाख रुपए। फॉर एग्जांपल इसको छोड़ दीजिए, फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपए बचे हुए थे। अब ओनर क्या कह रहा है कि मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है यार, बिजनेस तू मेरे को 50,000 रुपये दे दे। तो बिजनेस क्या करता है, ये जो कैश वाला पॉकेट है, इस कैश वाले पॉकेट में से मैंने 50,000 रुपये निकाले और ओनर को दे दिए। तो कल को क्या ओनर मुझसे आकर के वापस से 50,000 रुपये मांग सकता है क्या? ओनर के पास, ओनर के बिजनेस में टोटल कितने बचे थे, 6 लाख, उसमें से वो 50,000 ले गया, तो मैक्सिमम अगली बार वो हमसे कितना ले सकता है, मैक्सिमम अगली बार वो हमसे 5,50,000 रुपये और ले सकता है, उससे ज़्यादा वो हमसे नहीं मांग सकता। तो यहाँ क्या हुआ, जब मैंने उसको 50,000 पे किया तो उसका जो राइट था, क्या था, उसका जो राइट था, राइट, ठीक है, जो पैसा लेने का राइट था वो कम हो गया 50,000 से। दैट मीन्स उसका जो कैपिटल था बिजनेस में वो 50,000 से कम हो गया। आई होप आपको ये कहानी समझ में आ रही होगी, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी से रिलेट करेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि वो 20,000 रुपीज़ विड्रॉ करके ले जा रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। क्या, किस चीज़ के लिए लेके जा रहा है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो 20,000 रुपीज़ विड्रॉ करके लेकर के जा रहा है।
ओके तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने बिजनेस में से कैश निकाल करके दे दिया उसको 20,000 रुपीज़, तो कैश क्या हो गया, कम हो जाएगा। कितने से कम हो जाएगा, 20,000 से कम हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कैश है उसको 20,000 रुपये से कम कर देंगे। ठीक सर। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, दूसरा इफेक्ट सर ओनर को हमने पेमेंट कर दिया तो ओनर का राइट कम हो गया सर। अच्छा तो जब ओनर का राइट कम हो गया तो ओनर का जो राइट होता है वो बिजनेस में क्या बताता है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कैपिटल बताता है कि ओनर का कितना राइट है बिजनेस में। अच्छा सर, तो 20,000 जब ले गया तो ओनर का कैपिटल, उसका राइट 20,000 से कम हो गया, सिंस कैपिटल 20,000 से हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे सर। बिल्कुल सही जवाब। आई एम प्राउड ऑफ यू, लिटरली आई एम प्राउड ऑफ यू, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। आई क्या कह रहा है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 5,000 रुपीज़। ठीक है, अब ऊपर क्या कर रहे थे हम, किराया हमको पे करना था, हमने नहीं पे किया। यहाँ क्या हो रहा है, किराया हमको रिसीव होने वाला था लेकिन किसी बंदे ने हमको टाइम से पहले किराया पे कर दिया। मतलब हो सकता है हमारे पास कोई गोडाउन पड़ा हुआ था जो हम ऐसे ही हमारे पास फालतू पड़ा हुआ था, उसको हमने किराए पे दे दिया, तो हर मंथ उसके लिए हमको कितना आता था, 5,000 रुपीज़ आता था। अच्छा तो मार्च के महीने में मैं गया उससे किराया लेने मार्च का, तो वो बोला अरे यार तुम क्या मुंह उठा करके हर महीने चले आते हो। तो मैंने बोला यार तुम्हें किराया पे करना है तो हर महीने तो आऊँगा मैं किराया लेने। तो उसने बोला कि मुझे नहीं पसंद है कि तुम हर महीने मेरे आओ, तुम एक बार आया करो और कहीं 2-3 महीने का किराया लेके जाया करो। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात, तुम मुझे एक्स्ट्रा किराया दे दो। तो उसने क्या किया, मुझे मार्च का भी पेमेंट कर दिया और उसने मुझे अप्रैल का भी 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर दिया। ऑल्दो उसको पे करना था सिर्फ मार्च का, उसने मुझे अप्रैल का भी 5,000 रुपये पे कर दिया। एंड ही सेड कि बेटा मई से पहले अपना चेहरा मत दिखाना हमको। तो मैंने बोला अच्छा चल ठीक है, अच्छी बात है, तूने एडवांस पेमेंट कर दिया। तो क्या वो 5,000 रुपये अप्रैल का जो पैसा हमको आज मिल गया है, क्या वो हमारे ऊपर क्या वो हमारा इनकम हुआ क्या? इनकम कैसे हो सकता है? आई मीन अप्रैल का पैसा उसने मार्च में ही दे दिया, तो क्या वो मार्च में हमारी इनकम बन जाएगा? नहीं सर, इनकम तो वो अप्रैल की है। और अक्रूवल बेसिस में क्या कहते हैं, राइट और ऑब्लिगेशन से मतलब होता है, इससे मतलब नहीं होता कि एक्चुअल पैसा कब रिसीव हो रहा है या पे हो रहा है। अच्छा, तो अप्रैल का पैसा हमारे पास मार्च में आ गया, ठीक है सर। तो उस बंदे की उधारी नहीं होगी हमारे ऊपर, ऑल्दो वो पैसा वो वापस नहीं मांगेगा हमसे, ठीक है, लेकिन सिंस वो बंदे ने मुझे टाइम से पहले पेमेंट कर दिया है तो उस बंदे की मेरे ऊपर उधारी हो गई। जब एक्चुअल में पैसा रिसीव करने का राइट आ जाएगा हमारे पास, दैट इज अप्रैल में, तब हम क्या करेंगे कि उस उधारी को उठा करके इनकम में डाल देंगे कि अब ये हमारा भाई इनकम बन गया है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। कैश तो हमको मिल गया कितना यहाँ पे, 5,000 रुपीज़। हाँ सर, 5,000 रुपीज़ तो कैश आ गया हमारे पास, बिल्कुल सही बात। तो 5,000 रुपीज़ जब कैश आ गया हमारे पास, तो ये हमारी इनकम तो है नहीं, इनकम होती तो हम कहाँ डाल देते, कैपिटल में डाल देते, सही बात है, लेकिन अभी इनकम तो हुई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको उधारी में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि उसने टाइम से पहले पेमेंट कर दिया और इसकी उधारी हो गई है हमारे ऊपर। बिल्कुल सही बात सर। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी कितने से, 5,000 रुपीज़ से। आई होप आपको ये ट्रांजेक्शन समझ में आया होगा। आते हैं आखिरी के 2 ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमने कैश पे किया हिमानी को 20,000 रुपीज़। अब यहाँ पे देखते हैं, हिमानी को हमने सामान खरीदा था उधार में, ये है हमारी हिमानी है ये, ठीक है। हिमानी से हमने उधार में सामान खरीदा था 50,000 रुपये का, उसको हम पेमेंट कर रहे हैं 20,000 रुपीज़। तो मैंने, वो हिमानी आई मुझसे पेमेंट लेने के लिए, मैंने जेब से उस कैश निकाला और उसको 20,000 रुपीज़ दे दिया। तो जब जेब से मैंने उसको 20,000 रुपीज़ पे कर दिया, तो मेरा जो कैश होगा यहाँ पे, जो कैश होगा ये 20,000 रुपीज़ से तो कम हो जाएगा, सही बात है सर। एट द सेम टाइम सिंस हिमानी को हमसे 50,000 लेने थे, वो 20,000 रुपीज़ हमको पे कर दी, तो जो हमारी लाइबिलिटी थी, जो उधारी थी हमारे ऊपर हिमानी की, वो 20,000 रुपये से कम हो जाएगी। अगली बार अब हिमानी मुझसे आ करके मैक्सिमम 30,000 रुपये और मांग सकती है। शी कैन नॉट आस्क मी मोर देन 30,000 रुपीज़, क्योंकि 20,000 रुपीज़ वी हैव ऑलरेडी पेड हर। ओके, लेट्स मूव टू द लास्ट ट्रांजेक्शन। ओके, now what does the last transaction say? Cash received from Ashu rupees 30,000। ठीक है, अब 36,000 रुपये में हमने 25 का सामान 36 में बेचा था आशु को, ठीक है, चूना नहीं लगाया था यार, अच्छे से बेचा था, ठीक है, उतना प्रॉफिट मार्जिन है हमारे बिजनेस में। तो 25 का सामान हमने आशु को 36,000 रुपीज़ में बेचा था। आता है यहाँ पे नोट कर लेते हैं पहले कि 36 में बेचा था, तो उसने मुझे क्या किया,
30,000 रुपीज़ का उसमें से पेमेंट कर दिया, तो अगली बार मैं जाऊंगा तो उसे क्या 36 मांग सकता हूँ? नहीं सर, आप अगली बार जाएंगे तो उसे मैक्सिमम 6,000 रुपये और वसूली कर सकते हैं, बिकॉज आज उसने 30,000 रुपीज़ आपको ऑलरेडी पे कर दिया। तो वो आया, उसने मुझे पे किया, मैंने 30,000 रुपीज़ लिया और अपनी कैश वाले जेब में ऐसे रख लिया, तो मेरा क्या हुआ, कैश यहाँ बढ़ गया। कितने से बढ़ गया सर? बेटा कैश मेरा 30,000 रुपीज़ से बढ़ गया। ओके, कैश में यहाँ पे 30,000 रुपीज़ से बढ़ गया। एट द सेम टाइम मुझे अंशु से जो 36,000 रुपीज़ यहाँ पे रिसीव करने का राइट था वो कम हो गया। कितने से कम हो गया? 30,000 रुपीज़ से कम हो गया सर। अच्छा, तो यहाँ 30,000 रुपीज़ हमारा राइट जो है वो कम हो गया। अब अगली बार सिर्फ 6,000 और ले सकते हैं हम। सारे ट्रांजैक्शन हमने कर लिए हैं। हर ट्रांजैक्शन के बाद हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रू होल्ड करता है, ठीक है। लेकिन हम सारे ट्रांजैक्शन करने के बाद एक बार टोटल चेक करेंगे और ये चेक करेंगे कि हमने सारे ट्रांजैक्शन ठीक से किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर सारे ट्रांजैक्शन ठीक से किए होंगे तो जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है वो बराबर आ जाएगा, दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल हो जाएगा। ओके, आइए इसको टोटल करते हैं। Now let's do a total of this 5 लाख ओपनिंग कैश। मैं चीटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मैं चीटिंग कर सकता हूँ, आप चीटिंग नहीं कर सकते हो, आप टोटल खुद से करोगे, आप कैलकुलेटर नहीं यूज़ करोगे, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। 5 लाख ओपनिंग था जिसमें से 2 लाख रुपए चला गया, फिर 3,000 रुपये चला गया, फिर 20,000 चला गया, ठीक है, फिर 5,000 आया, फिर 20,000 चला गया और फिर 30,000 रुपीज़ आ गया। दिस इज इक्वल टू 2,92,000 रुपीज़। दिस इज इक्वल टू 2,92,000 रुपीज़। आते हैं अगले ट्रांजैक्शन वाले की तरफ। 1 लाख रुपीज़ का ओपनिंग स्टॉक ओनर लाया, फिर 50,000 और ख़रीदा और 25,000 का स्टॉक बेच दिया, तो ये बचा कितना? 1,25,000 रुपीज़ बचा। तीसरा क्या है? बिल्डिंग। 2 लाख की बिल्डिंग खरीदी, उसकी वैल्यू 8,000 रुपये से घट गई, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो बिल्डिंग की वैल्यू कितने से बची? 1,92,000 रुपीज़ की बची। ओके, तीसरा वाला क्या है? 36,000 के डेप्टर्स थे जिसमें से 30,000 रुपीज़ का पेमेंट आ गया, तो डेप्टर्स बचे कितने के? 6,000 रुपीज़ के बचे। आते हैं लाइबिलिटीज़ के ऊपर, ठीक है, और कुछ एसेट्स में बचा नहीं है। लाइबिलिटीज़ में क्या क्या है? ओपनिंग 50,000 हिमानी से उधार में खरीदा, फिर 5,000 रुपये हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, 5,000 रुपये की लाइबिलिटी होगी मेरे एडवांस रेंट की, ओके, और 20,000 रुपये का हमने हिमानी को पेमेंट कर दिया, तो हमारे पास कितना बचा? 50 + 5 + 5 इज इक्वल टू 60 - 20 बराबर 40,000 रुपीज़। 40,000 रुपीज़ प्लस हमारा कैपिटल। आइए कैपिटल चेक करते हैं। 5 लाख रुपीज़ प्लस 1 लाख रुपीज़ जो स्टॉक लेकर के आया, प्लस 11,000 रुपीज़ जो आशु को बेचने में हमको फ़ायदा हुआ, माइनस 3,000 रुपीज़ इंश्योरेंस पे किया, माइनस 5,000 रुपीज़ जो हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया, माइनस 8,000 रुपीज़। 8,000 क्या था यार? हाँ, डेप्रिसिएशन जो खर्चा हो गया, माइनस 8,000 रुपीज़, और फिर माइनस 20,000 रुपीज़। कितना होता है ये? 5,75,000 रुपीज़। इसका टोटल होता है 575। ठीक है, मैंने चीटिंग की है, यू आर नॉट अलाउड टू चीट, ओके, आई एम अलाउड टू चीट, आई कैन डू एनीथिंग। आइए इसको टोटल करते हैं और जल्दी से देखते हैं कि हमारा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल हो रहा है कि नहीं। जल्दी से एसेट्स का टोटल करिए और चेक करिए कि कितना आ रहा है। 292 प्लस 125 प्लस 192 प्लस 6,000। एसेट्स हमारे आ रहे हैं 6,15,000 इज इक्वल टू 40,000 रुपीज़ प्लस 5,75,000 रुपीज़। नाउ दिस प्लस दिस, ये 615 के बराबर होता है, मुझे पता है, ठीक है, इसके लिए मुझे कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है, मतलब हमने सारे ट्रांजैक्शन जो किए हैं बिल्कुल सही हैं, थोड़ी भी गलती नहीं की हमने। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, मिलते हैं आने वाली वीडियोस में। और हाँ, नोट्स चाहिए इस वीडियो से रिलेटेड, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कोई भी क्वेरी हो व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज़ पूछिए। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। आने वाली वीडियोज़ में आपसे वापस मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।